हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी क्षितिज बुक के गद्य खंड का थर्ड चैप्टर लेकर। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी को गद्य खंड के सारे चैप्टर्स भी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इन सारे चैप्टर्स को आप एक बार अपनी बुक से रिवाइज भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप इन्हीं के साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से आपकी आगे बढ़ रही होगी। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लखनवी अंदाज़। अब ये जो चैप्टर है लखनवी अंदाज, ये लिखा गया है यशपाल जी के द्वारा, है ना। तो बच्चों, इस चैप्टर में ये हमको बताना चाह रहे हैं, यशपाल जी हमको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से लोग आज भी उस लखनवी अंदाज को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। तो लखनवी अंदाज का से कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये निकलता है कि पहले के समय में जो सामंतवादी लोग होते थे, मतलब जो राजा महाराजा टाइप के लोग होते थे, नवाब टाइप के लोग होते थे, वो किस तरह लोगों को, मतलब वो राजा महाराजा होते थे और बाकी लोग कैसे होते थे, आम प्रजा होती थी। तो उसी तरह के अंदाज को लेकर आज भी कुछ लोग चल रहे हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये कहानी है ना। तो इसी के साथ लेखक हमको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि किसी कहानी को लिखने के लिए हमेशा कोई एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनके साथ यही घटना घटी है। एक घटना घटी है कि वो ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं और उनकी मुलाकात एक सज्जन से होती है, और बस उन्हीं के ऊपर ये कहानी लिखी गई है जिसको हम पढ़ते हैं। और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये कहानी पढ़ी है या ये कहानी की तरह है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। इस रचना के माध्यम से लेखक क्या सिद्ध करना चाहता है कि बिना पात्रों कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। मतलब वे हमको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। मतलब वे ये बताते हैं कि बिना पात्रों के कोई कहानी या बिना कैरेक्टर के कोई कहानी कैसे लिखी जा सकती है, परंतु साथ में हमको वो ये भी बताते हैं कि उसी के साथ साथ स्वतंत्र रचना का निर्माण किया जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जरूर जाता है, पर यह वास्तविकता से संबंध नहीं रखता है। कुछ लोग आपको आज भी दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं या फेक टाइप के लोग जो होते हैं, है ना। तो ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहते थे। मतलब वे एकांत में बैठकर किसी कहानी पर सोच विचार कर रहे थे कि मैं क्या कहानी लिखूं, किस तरह के टॉपिक पे लिखूं। इसीलिए सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसका टिकट लिया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सेकंड क्लास, मतलब ट्रेन के डिब्बे में सेकंड क्लास होती है, उसमें उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया क्योंकि ज़्यादा होता है उसका किराया, है ना। सेकंड क्लास का टिकट लिया और उसी टिकट को लेकर वे सेकंड क्लास के डब्बे में बैठ गए। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, गाड़ी छूटने ही वाली थी। मतलब टिकट ज़्यादा होती है तो ज़्यादा लोग उसमें नहीं सफ़र करते, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहा था वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे। अब वे जिस डब्बे में चढ़े तो उनको ये लग रहा था कि ये डब्बा खाली होगा, पर वे जिस डब्बे में चढ़े वहाँ पर पहले से ही एक सज्जन या एक पुरुष पहले से ही बैठे हुए थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। तो लेखक जैसे ही उस डब्बे में बैठे तो वो जो वहाँ पर पहले से मौजूद थे उनको लेखक का उस डब्बे में आना अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह हो सकता है कि नवाब आम खाए जाने वाले खीरों का शौक रखता है। तो वो जो नवाब थे उनके सामने क्या थे, पहले तो उन्हें लेखक का आना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लेखक से बात करना भी पसंद नहीं आया। और नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। तो इसका मतलब लेखक ने ये समझा कि शायद नवाब को खीरों का शौक होगा, है ना। इसी के साथ कहानी कुछ आगे चलती है। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा। तो लेखक बैठे बैठे नवाब के बारे में सोचने लगे कि ये किस तरह का व्यक्ति होगा, क्या इसका स्वभाव होगा, उसके बारे में वे सोच रहे थे। उससे लेखक का आना क्यों नहीं अच्छा लगा, तो वे सोचने लगे कि मेरा यहाँ पर आना उन नवाब को क्यों नहीं अच्छा लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछा। तो फॉर्मेलिटी के लिए नवाब ने लेखक के सामने खीरे को रखा और पूछा कि क्या आप इन्हें लेंगे। तो लेखक ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं ले सकता।
नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू के दोनों सिरों को अच्छे से काटा। तो नवाब ने क्या किया, तौलिए से पहले तो अच्छे से खीरों को बहुत अच्छे से धो लिया, उसके बाद तौलिए से उसको पोंछा। उसके बाद उन्होंने दोनों सिरों को अच्छे से काटा, उसका जो झाग रहता है उसे निकाल दिया। फिर वे खीरे को बड़े बड़े सलीके से और नज़ाकत से संवार रहे थे। उन्होंने फिर क्या किया, खीरों को बहुत ही आराम से काटा, उसको नमक मिर्ची के साथ सजाया, मतलब बहुत ही नज़ाकत से उसे संवार रहे थे, मतलब बहुत प्यार से उन्हें संवार रहे थे खीरों को। उन्होंने खीरों पर नमक मिर्च लगाया, खीरों पर क्या लगाया, नमक मिर्च लगाया, ताकि उसका अच्छा सा टेस्ट आ सके। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे की फांके देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। तो लेखक सामने ही बैठे थे, तो ये सारा सीन देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि खीरे को देखकर नवाब जो थे उनके मुंह में पानी आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उनका खाने का मन हो रहा है खीरों को। लेखक का खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने का मन हो रहा था। तो जब खीरे को इतने अच्छे से सजाया गया था तो लेखक का मन भी ललचा रहा था, उनका मन भी खीरा खाने के लिए हो रहा था। परंतु वह पहले इनकार कर चुके थे। पर हुआ क्या था कि लेखक से जब पूछा गया था तो लेखक ने उस टाइम मना कर दिया था, इसलिए वे दोबारा उस खीरे को खा नहीं सकते थे। इसलिए नवाब के दोबारा पूछने पर आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब नवाब ने दोबारा पूछा तो आत्मसम्मान के लिए लेखक ने फिर से खीरा खाने से मना कर दिया था। अब नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई, फांक को होठों तक ले गए, है ना, उन्होंने उस एक खीरे की पीस को उठाया, अपने होठों तक ले गए, उसे सूंघा और मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर गया, है ना। उन्होंने क्या किया, खीरे के एक पीस को उठाया और उसे सूंघा, और सूंघते ही उनके मुंह में क्या आ गया, पूरा टेस्ट आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा खाने का मन ललचा गया या पूरे मुंह में पानी भर गया। परंतु नवाब साहब ने फांक को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। पर हुआ क्या, नवाब साहब ने क्या किया, उसे सूंघा और सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने बाकी सभी फांकों को बारी बारी सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। और इसी तरह उन्होंने क्या किया, एक तो इतनी मेहनत से काटे सारी फांके, उसके बाद उन्हें सिर्फ सूंघा और बाहर फेंकते गए, सूंघा और बाहर फेंकते गए। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पूछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कह रहे हों कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का ढंग है। तो मतलब लेखक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गए कि पहले तो उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी नज़ाकत से काटा, उसको सजाया, है ना, और उसके बाद उन्हें सिर्फ सूंघा और बाहर फेंक दिया। तो लेखक बहुत ज़्यादा हैरान थे और नवाब साहब ने क्या किया, तौलियों से हाथ पोंछा और बहुत ही एटीट्यूड के साथ लेखक की ओर देखने लगे, ताकि ये बता रहे हों कि खानदानी रईस इस तरह से भी खाना खाते हैं जो तुमने कभी नहीं देखा हो। लेखक यहाँ सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत किया होगा। तो लेखक सोच के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि क्या उनका पेट भी भरा होगा सूंघने से, क्या भला सूंघने से किसी का पेट भर सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार लेते, तो ये सोच ही रहे थे कि क्या इन सब चीज़ों को सूंघने से नवाब साहब का पेट भरा भी होगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़ोर से डकार ली। अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी करता है। तो वो ये कहते हैं कि खीरा खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर खीरे से क्या हो जाती है, अपच हो जाती है। किसके कारण, मैदे के ऊपर अपच हो जाती है, जो बहुत ही बुरी तरह से उनको परेशान करती है। लेखक को लगता है कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है तो वह बिना घटना, पात्रों और विचारों के कहानी क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो लेखक ये सोचते हैं कि जब नवाब साहब बिना उसको खाए सिर्फ सूंघने से ही उनका पेट भर सकता है, तो क्या मैं बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिख सकता। तो मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जब बिना खाए पेट भर सकते हैं तो बिना पात्रों के कहानी भी लिखी जा सकती है। तो बच्चों, ये कहानी थी हमारी लखनवी अंदाज की। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई होगी। अगर समझ आई और अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक आप अपनी इस कहानी को अपनी टेक्स्ट बुक से रीड ज़रूर करिएगा। थैंक यू।